हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो मैं आपका स्वागत के लिए हेलो लिख रही थी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट कॉर्नर। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इस यूट्यूब चैनल में आप लोग को मिलेगा फुल एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर का। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 है, हमारा चैप्टर है 2। इसमें हम लोग हंटर्स गैदरर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और वहाँ से फिर हम लोग कैसे उन्होंने खाद्य उत्पादन शुरू किया ये सब इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 2 है, क्लास 6 है, हिस्ट्री का बुक है। तो इसका हम लोग चैप्टर 2 और ये पार्ट 2 होने वाला है। तो इसका अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट यानी कि बदलती जलवायु। इसको हम लोग पढ़ेंगे। रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उससे आपको चैप्टर को समझने में आसानी हो, क्योंकि एक बार पूरा देखना चाहिए। तो पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखने के लिए आइएगा। अपने साथ बुक्स खोल के भी बैठिएगा, उससे आपको चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। अगर कोई मैप वर्क आ गया या कुछ उस टाइप का, तो वहाँ पे आप लोग मैप खोल के अपना देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए फटाफट शुरू करते हैं इस वीडियो को, बिना टाइम गवाए पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बदलती जलवायु, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with a shift to relatively warm conditions। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बहुत सारे बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। In many areas this led to the development of grasslands. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goats, sheep and cattle, that is animals that survived on grass। तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्व्स। तो इस हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों, ऐसा हम लोग मानते हैं, अनुमान लगाते हैं। फिशिंग आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए ग्रोइंग फूड पे, द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ली एंड राइस ग्रीव नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। Men, women and children probably collected these grains as foods and learned where they grew and when they ripened। तो शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा और साथ ही साथ वे ये भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार हो जाते हैं। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स। तो ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे वे किसान बन गए होंगे, कृषक बन गए होंगे। तो अब देखा आपने कैसे हंटर्स गैदरर्स से वो एक फार्मर की ये कैसी जर्नी रही। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters। इस तरह से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। The first animal to be tamed was the wild ancestor of the dog। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived। सबसे पहले तो धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। Often people protected these animals from attacks by other wild animals। This is how they become herders। तो ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए, यानी कि हर्डर्स भी बन गए। तो कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स वाई द डॉग वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड। हाँ, इसका आंसर आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में। तो क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? बताइएगा इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो ये देखिए डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या है? बसने की प्रक्रिया, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिकेशन के बारे में दिया हुआ है। तो भाई इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया, यानी कि डोमेस्टिकेशन का नाम दिया गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, इसको फटाफट से अंडरलाइन कर लीजिए।
Very often plants and animals that are tended by people become different from wild plants and animals. तो अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं. दिस इज़ बिकॉज पीपल सिलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन. इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं. For example, they select those plants and animals that are not prone to disease. They also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants are preserved and sown to ensure that new plants will have the same qualities. तो उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम होती है. यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों का भार संभाल सकें. और ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें. Amongst animals, those that are relatively gentle are selected for breeding. उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं. As a result, gradually domesticated animals and plants become different फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए या अलग होते गए. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. इसको अच्छे से उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा. अगर नहीं समझा तो एक बार खुद से भी रीडिंग दे दीजिए बुक में, आपको अच्छे समझ आ जाएगा. नहीं तो बैक करके आप मेरा फिर से देख सकते हैं. For example, the teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domesticated animals. मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं. तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, आपको देख लीजिएगा, वो भी दांत का फिगर है. Look at these two sets of teeth. इन दो दांतों को देखिए. Which do you think belongs to a wild pig and which to a domesticated one? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का. तो साफ पता चल रहा है, बड़ा वाला भाई होगा जंगली सुअर का, छोटा वाला होगा पालतू सुअर का. Domestication was a gradual process that took place in many parts of the world. बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही. It began about 12,000 years ago. यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई. Virtually all the plant and animal produce that we use as food today is a result of domestication. वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से यानी कि डोमेस्टिकेशन की वजह से है. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animals include sheep and goat. तो कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं. उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं. अ न्यू वे ऑफ लाइफ. तो न्यू वे ऑफ लाइफ यानी कि एक नया जीवन शैली. इफ़ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. तुम किसी पौधे को के बीज को अगर रोपते हो या बो कर देखो तो तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है. दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स. तो इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग जाते हैं या लग सकता है. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था. बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे. और कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था. वेज इन विच ग्रेन वॉज यूज. तो यहाँ पे बगल में आप लोग देख रहे होंगे. तो पहले देखिए वेज अनाज के उपयोग. पहले तो एज अ सीड बीज के रूप में, दूसरा एज फूड खाद्य के रूप में, तीसरा एज गिफ्ट्स उपहार के रूप में, और चौथा स्टोर्ड फॉर फूड यानी कि संग्रहण के लिए या भंडारण के लिए जो भी. As grains had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots or wove buckets or dug pits into the ground. अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों से बचा कर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी. बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टुकड़ियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा. तो हमारे तरफ ना, बिहार तरफ होते थे, मतलब मैंने भी देखे गांव में पहले अनाज रखने के लिए. आजकल ना ये आयरन और स्टील, एल्युमिनियम ये सब का ड्राम चल गया. ड्राम में आप लोग भर के रख सकते हैं. पहले हम लोग की तरफ होता था भाड़ी, उसको कहते थे, पूरा मिट्टी का मोटा मोटा बना रहता था और एकदम काफ़ी अच्छे से बनाया जाता था उसको.
ड्राम के साइज़ का ही होता था, आप लोग के घरों में भी आप लोगों ने हो सकता है देखा होगा पहले। डू यू थिंक हंटर्स गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? तो अपना जवाब लिखो और जवाब का कारण भी बताओ कमेंट सेक्शन में। अब हमारा टॉपिक है स्टोरिंग एनिमल्स, जानवर, चलते फिरते खाद्य पदार्थ। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है जब चाहे। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। तो दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? तो भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा बच्चों। आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो ये जो भी यहाँ पे जो मैजेंटा पिंक से जो भी दिया गया है ना क्वेश्चंस, ये सब आप लोग के लिए है। आप लोग को इसका आंसर देना है कहाँ? कमेंट सेक्शन में। मैं सबके आंसर्स पे एक एक रिप्लाई ज़रूर दूँगी, पक्का है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो फिर से आप लोग को मैप 2 खोल लेना है, अपना मानचित्र 2 खोल लीजिए। अब हम लोग आरंभिक कृषकों यानी कि किसानों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, तो आरंभिक किसानों और पशुपालकों के बारे में अब जानते हैं। तो फिर से अपना मैप 2 खोल लीजिए आप लोग, पेज 13 पे, सॉरी मैप 2 खोल लीजिए पेज 13 पे। अब हम लोग उसको देखते हैं। You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmers and herders. तो मैप 2 आप लोगों ने फिर से खोल लिया होगा उम्मीद है। तो आपको नीले वर्ग दिख रहे हैं, पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों की शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest in present-day Kashmir and in the east and south India. तो ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animal bones. One of the most exciting finds includes remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. तो वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों यानी किसानों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे किसी काम के लिए। Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां का भी पहचान कर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ सोर्सेज मिल जाते हैं, उससे हम पता चलता है अपनी हिस्ट्री के बारे में। टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ, स्थायी जीवन की ओर, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेज ऑफ हट्स और हाउसेज एट सम साइट्स। फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज़होम इन प्रेजेंट डे काश्मीर, Burzhom in present-day Kashmir, people built pit houses which were dug into the ground with steps leading into them. तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज़होम जो कि कश्मीर में है, में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the hut, which suggests that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. तो जो गर्तवास था, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। तो ड्रॉ अ पिट हाउस, एक पिट हाउस का आप लोग को चित्र बनाना है, यानी कि एक गर्तवास का चित्र बनाना है, बनाइए। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज वेल, बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। मेनी ऑफ दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक।
इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, यानी कि पैलेलिथिक से भिन्न है। ठीक है, इसीलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। These include tools that were polished to give a fine cutting edge and mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today, several thousand years later. इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल, जिसको हम लोग मूसल भी कहते हैं इधर, मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। At the same time, tools of the Paleolithic types continue to be made and used, and remember, some tools were also made of bone. तो उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। तो नीचे आपको औजार के फिगर्स दिख रहे होंगे, स्टोन टूल्स हैं ये, देख लीजिए आप लोग अच्छे से इसको। इधर एक पॉट दिख रहा है, जार दिख रहा है, इसमें क्या स्टोर होता होगा, क्या लगता है आपको, बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या रखते होंगे पुराने लोग इसमें। Many kinds of earthen pots have also been found. These were sometimes decorated and were used for storing things. तो नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द diet. Besides, they began weaving cloth using different kinds of materials, for example cotton that could now be grown. तो धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इनके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। Did things change everywhere and all at once? Not quite. तो क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। इन मेनी एरियाज men and women still continue to hunt and gather food, and elsewhere people adopted farming and herding slowly over several thousand years. एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। A closer look living and dying in मेहरगढ़। तो सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मेहरगढ़ के जीवन मृत्यु काल के बारे में, या जो भी जीवन मृत्यु उसको क्या कहें अब। फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2। तो पेज 13 पे जाइए, फिर से मानचित्र दूसरा देखिए, उसमें मेहरगढ़ को ढूंढिए। दिस साइट इज़ लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलान पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। It is one of the earliest villages that we know about. At this site, many animal bones were found. Bones of wild animals such as the deer and pig, and also bones of sheep and goat were found. यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ भी हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो बगल में आप लोग को दिख रहा होगा ये हाउस इन मेहरगढ़। दिस इज़ व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक लाइक। तो मेहरगढ़ में कुछ इस तरह के घर बनाए जाते थे और इसके अवशेष कुछ मिले हैं। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। People look after them, perhaps in the belief that there is some form of life after death. Burial in one such arrangement, several burial sites have been found at Mehergarh. In one instance, the dead person was buried with goats, which were probably meant to serve as food in the next world. तो लोगों की आस्था थी या
क्या कह सकते हैं, मतलब मान के चलते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। बुरियल आप लोग समझते हैं, कब्र को कहते हैं। एल्सवेयर यानी कि अन्यत्र। एल्सवेयर का हिंदी होता है अन्यत्र, याद रखिएगा। केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। तो आपके पास अगर एटलस है तो उसमें फ्रांस को ढूंढिए। द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। जो नीचे चित्र दिया गया है देखिए, कुछ बैल गाय जैसा दिया हुआ है। बैल क्या कहा जाए इसको, मैंने पहले ही बताया भाई, मेरा ये सेंस बहुत ख़राब है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years ago. Paintings like this were made between 20,000 and 10,000 years ago. तो इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। Many of these were of animals such as wild horses, orch, an older wild form of cattle, bison, woolly rhinoceros, reindeer and bear, painted in bright colors. इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। These colors were made from minerals like ochre or iron ore and charcoal. It is possible that these paintings were done on ceremonial occasions, or perhaps they were made for special rituals performed by hunters before they went in search of prey. इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, या फिर कुछ भी। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन्स। तो क्या आपको मतलब तुम्हें इन्हें बनाने का कोई और कारण पता है, तो सोचते हो अगर कुछ तो बता सकते हो तो बताओ भाई कमेंट सेक्शन में प्लीज़। फिर एक अन्यत्र पढ़ लेते तो भाई नियोलिथिक साइट, एक नवपाषाणिक पुरास्थल। फाइंड टर्की इन योर एटलस। अब आपको क्या करना है, अपने एटलस में तुर्की को ढूंढिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स कैटलहोयक was found in Turkey. Several things were brought from great distances: flint from Syria, cowries from the Red Sea, cells from the Mediterranean Sea, and used in the settlement. Remember, there were no carts. Most things would have been carried on the backs of pack animals such as cattle or by people. What do you think cowries and cells would have been used for? तो यहाँ नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों को पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो बताओ कौड़ियाँ तथा सीपियों का उपयोग क्या उपयोग होता होगा, मतलब किस लिए उपयोग होता होगा बताइए। कुछ भी हो सकता है, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, कुछ भी ऐसा कुछ बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। अब इमेजिन करना है आप लोग को, कल्पना करना है। यू लिव इन अ रॉक शेल्टर लाइक द वन सोन ऑन द पेज ऑफ 14 अबाउट 2000 ईयर्स अगो। तो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रह रहे हो, जैसा कि पृष्ठ 14 पर दिखाया गया है। योर अंकल इज पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द केव एंड यू वॉन्ट टू हेल्प हिम। विल यू मिक्स द कलर्स, ड्रॉ द लाइन्स, फिल इन द कलर्स? व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू। तो तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तो तुम्हारे अंकल या मामा या जो भी किसी टाइप के भी अंकल हैं तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे। तो ये आप लोग को इमेजिन करना है। इमेजिन करने के बाद सोचते रहिए, अपना सोचते रहिए, दिमाग है कहीं पर भी चला जाएगा सोचते सोचते। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसका मैं वीडियो डाल दूँगी, पूरा आपको PDF में मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ चैप्टर पूरी तरह से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।